दोस्तों, आपका अपना चैनल मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी चालक की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओम प्रति मीटर। ये कैसे हुआ आइए देखते हैं। एक फार्मूला हम लोगों को पता है, आर बराबर रो एल अपान ए। तो यहाँ से रो का मान जो मिलता है, रो बराबर आर ए बाई एल, ये पता है ना। आर का मान है ओम, ए का है मीटर स्क्वायर, यल का है मीटर स्क्वायर। एम से एम कट गया तो आ गया ओम और मीटर बचा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 220 वोल्ट 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब चलाने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो एक फार्मूला है, आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी। वी का मान है 220 गुणे 220 अपान 100। दो जीरो कट गया और 22 का वर्ग होता है 484 ओम। क्लियर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि 6 सेल प्रत्येक 1.2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम के साथ श्रृंखला में जुड़े हैं और बाहरी प्रतिरोध यानी कि लोड रेजिस्टेंस 10 ओम हो, तो परिपथ में धारा कितनी होगी? तो जब सेलों का समूहन कुछ इस तरीके से है, तो उसमें जो धारा निकालने का फार्मूला होता है, आई बराबर होगा एन ई अपान एन इंटू आर प्लस कैपिटल आर। इसी पे हम रखेंगे फार्मूले पे। एन का मान है 6, ई का मान है 1.2, एन का मान 6 गुणे 0.4 प्लस 10। क्लियर। तो इसको हल करिए। 12 छक 72, 7.2 बटा 6 चौक 24 यानी कि 12.4। क्लियर। इसको हम जब काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6 एम्पियर। क्लियर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको संभाल के रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में कहीं कहीं फार्मूला ही पूछ लेता है। तो सीरीज में, अगर सेल सीरीज में जुड़े हैं तो उनमें धारा निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 5 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है, समानांतर में जुड़े हों और बाहरी प्रतिरोध 2 ओम हो, तो परिपथ में कुल धारा। तो इसमें धारा निकालने के लिए फार्मूला, क्योंकि ये जो किसमें जुड़ा है, समानांतर में, तो आई बराबर एन इंटू ई अपान आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर। तो इस पे हम मान रखेंगे, एन का मान है 5, प्रत्येक सेल का विद्युत भाग वाला 1.5, स्मॉल आर है 0.3 प्लस एन का मान है 5 गुणे 2। 15 पचे 75, 7.5 अपान 5 दूना 10.3। क्लियर। इसको हम काटेंगे तो आएगा 0.75, 0.75। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि मिशन टेक क्लासेज आपको कॉन्सेप्ट देता है, आप प्रैक्टिस ऑटोमेटिक कर लेंगे। क्लियर। तो समानांतर में धारा निकालने का फार्मूला ये है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 500 केवीए ट्रांसफार्मर पूर्ण भार पर आयरन लॉस 400 वाट और कॉपर लॉस 1600 वाट है, तो किस भार पर दक्षता अधिकतम होगा? अब हम देखते हैं, डेल्टा एम बराबर फार्मूला होता है
KVA यानी कि रेटिंग, KVA गुणे अंडर रूट WI/WC यानी कि W आयरन लॉस बटा कॉपर लॉस। तो इस पर हल करेंगे तो KVA कितना है 500 गुणे अंडर रूट 400 बटा 1600। इसको काटेंगे 4 आ जाएगा और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/2। तो इससे काटेंगे ये आ जाएगा आपका 250। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 250 KVA ट्रांसफार्मर मतलब 250 पे लोड पे यह मैक्सिमम दक्षता देगा, 250 KVA पर अधिकतम दक्षता देगा यानी कि 50% पर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 kWh, 1 किलोवाट माने 1000 वाट। घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 गुणे 60, ये आ जाएगा 36 गुणे 10⁵ जूल। इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁶ जूल। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है इसलिए सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक घर में 500 वाट पंखा, 100 वाट का बल्ब, 1.5 किलोवाट का वॉशिंग मशीन 2 घंटे तक चलते हैं, कुल ऊर्जा खपत कितना होगा? कुल ऊर्जा खपत बराबर 500 प्लस 100 वाट 1.5 किलोवाट को लिख सकते हैं 1500 वाट। क्लियर। गुणे 2 घंटे के लिए चल रहा है तो 5 1 6 6 15 2100 गुणे 2 बराबर 4200 वाट आवर। इसको हमें बदलना है kWh में, क्योंकि ऑप्शन किस में है kWh में, तो यह आ जाएगा 4.2 kWh। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। जहाँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा वहाँ कमेंट करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जूल का नियम क्या बताता है? ऊष्मा केवल प्रतिरोध पर निर्भर करती है, ऊष्मा केवल धारा पर निर्भर करती है, ऊष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के गुणनफल के समानुपाती होती है, ऊष्मा विद्युत शक्ति के समानुपाती होती है। तो जो फार्मूला होता है वो होता है H बराबर I²RT यानी कि धारा के वर्ग, रेजिस्टेंस और समय के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि प्रतिरोध और धारा दोनों को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी H1 बराबर I²RT, H2 बराबर I²/4 इंटू R/2 इंटू T। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 I² इंटू T। तो ये जो हो जाएगा 1/8 गुना आएगा। क्लियर। कितना आएगा? 1/8 गुना। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। H2 बटा H1 से। क्लियर। यहाँ आ जाएगा 1/8 और सब कट जाएगा तो H2 बराबर आ जाएगा H1/8, पहले का 1/8 गुना। क्लियर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना हो तो इसका क्या तात्पर्य है? सर्किट में ओवरलोडिंग हो रही है, ब्रिज असंतुलित है, गैल्वेनोमीटर खराब है, ब्रिज संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रिज संतुलित है। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसके बीच में लगा है क्या? गैल्वेनोमीटर, और इसमें कोई धारा नहीं बह रहा है, इसमें कोई धारा नहीं बह रहा है। तो ये PQ
आर एस। तो यहाँ लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू बराबर आर बाई एस। यह ब्रिज संतुलित होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? सर्किट ब्रेकर, सेंसर और ट्रांजिस्टर, मोटर कंट्रोल, बैटरी चार्जर। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेंसर और ट्रांजिस्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हीटस्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ के वोल्टेज नियम पर, किरचॉफ के धारा नियम पर, ओम के नियम पर, सुपरपोजिशन सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम पर व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। क्लियर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। एक श्रृंखला परिपथ सीरीज सर्किट में यदि कोई एक अवयव टूट जाए तो क्या होगा? मान लीजिए ये कोई सीरीज सर्किट है, इसमें ये अवयव ब्रेक हो जाता है, तो इसमें क्या होगा? केवल वह अवयव प्रभावित होगा, पूरा सर्किट खुल जाएगा और धारा प्रवाहित नहीं होगी, शेष अवयव में धारा समान रहेगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पूरा सर्किट खुल जाएगा और धारा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जब सीरीज सर्किट होगा, कोई भी बल्ब फ्यूज होगा या कोई भी ब्रेक होगा तो उसमें धारा नहीं फ्लो होगा, धारा का मान शून्य हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा। एक समानांतर सर्किट में धारा कैसे विभाजित होती है? अधिक प्रतिरोध वाले शाखा में अधिक धारा, कम प्रतिरोध वाले शाखा में अधिक धारा, सभी शाखाओं में समान धारा, धारा का विभाजन वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। कम प्रतिरोध वाले शाखा में अधिक धारा। अब ध्यान दीजिएगा, समानांतर सर्किट है तो इसमें रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा, धारा उसमें उतना ज़्यादा फ्लो होगा। क्लियर। क्योंकि समानांतर सर्किट में वोल्टेज हर पॉइंट पे सेम होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सीरीज और समानांतर सर्किट में मुख्य अंतर क्या है? सीरीज में धारा विभाजित होती है, समानांतर में वोल्टेज समान होता है। गलत। समानांतर में धारा विभाजित होती है जबकि सीरीज में वोल्टेज विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। समानांतर में धारा विभाजित होती है जबकि सीरीज में वोल्टेज विभाजित होता है। अब आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं जब समानांतर में धारा विभाजित होगी तो समानांतर में जो रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा उस सर्किट में उतना धारा ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि इस कंडीशन में V का मान हर जगह सेम होगा। और जब सीरीज की हम बात करेंगे तो सीरीज में I का मान हर जगह सेम होगा, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उस सर्किट में वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा धारा पैरेलल में। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। अगर आप वीडियो को नया देख रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और एक एक नंबर इकट्ठा करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू। धन्यवाद।